नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। क्या आपने कभी सोचा कि भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा वकील कौन होता है? कौन है जो सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसमें केस लड़ता है और सरकार को कानूनी सलाह देता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देंगे कि महान्यायवादी कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं और उनके अधिकार क्या हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उत्साह मिलती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। आज इस जो चार्ट है इसके माध्यम से महान्यायवादी टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कि पहला है कौन होते हैं भारत के महान्यायवादी, संविधान में इसकी चर्चा कहाँ है, इनकी नियुक्ति एवं इनकी योग्यता क्या है, इनका कार्यकाल एवं वेतन क्या है और इनके कार्य एवं शक्तियाँ क्या है, साथ ही साथ इनके अधिकार और कुछ सीमाओं को जानेंगे। उसके बाद कुछ प्रसिद्ध न्यायाधीश है उनके विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है कौन होते हैं भारत के महान्यायवादी। दरअसल महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। विधि मतलब कानूनी अधिकारी होते हैं, मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जो सरकार को जो होता है मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। या कानून के मसलों पर सरकार को सलाह देते हैं, कोई भी अगर सलाह मांगे सरकार तो। और यह जो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार की ओर से केस लड़ते हैं। तो समझ गए आप, भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, जो कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसमें केस लड़ते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। अगला है संविधान में चर्चा। तो संविधान में इसकी जो चर्चा है भाग 5 में की गई है, जो कि अनुच्छेद 76 जो है उसमें कहता है कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे। ये एकमात्र अनुच्छेद है महान्यायवादी के लिए जिसमें कि चर्चा की गई है महान्यायवादी की। साथ ही अनुच्छेद 88 में जो है महान्यायवादी के संसद के सदनों में, यानी दोनों सदन में, तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार। अनुच्छेद 88 क्या कहता है? महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार। अब है अनुच्छेद 105, महान्यायवादी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की बात करता है। तो ये 3 अनुच्छेद हैं जो महान्यायवादी से रिलेटेड हैं। एग्जाम में प्रायः अनुच्छेद 76 पूछा जाता है, जिसमें कि भारत के एक महान्यायवादी हैं, इसकी चर्चा की गई है। अब अगला है नियुक्ति एवं योग्यता। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की सलाह के आधार पर ही पद की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री तथा कानून मंत्री इन दोनों की सलाह पर ही इस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं। तो आप याद रखेंगे, अगर महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करें तो आप कहेंगे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की सलाह पर। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो इन दोनों की सलाह अनिवार्य है। अगला है इनकी योग्यता के विषय में। अब सवाल यह है कि महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का महान्यायवादी तभी बन सकता है अगर वह भारत का नागरिक हो, पहला भारत का नागरिक हो, और साथ ही वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या है? उसने हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज के रूप में कार्य किया हो। कहाँ? हाई कोर्ट में। कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल तक जज के रूप में कार्य किया हो। और अगर ये नहीं है तो उसने जो है किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील के रूप में प्रैक्टिस किया हो। हाई कोर्ट में ही कम से कम 10 साल तक वकील के रूप में प्रैक्टिस किया हो, वहाँ कानून की लड़ाई लड़ा हो, यानी वकील के रूप में कार्य किया हो। साथ ही वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, यानी एमिनेंट जूरिस्ट हो। प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित न्यायविद हो। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता ये होती है कि वह 5 साल तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो, या कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, या फिर कोई एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, यानी एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। तो ये थी इनकी योग्यता। अब हम कार्यकाल एवं वेतन की बात करें तो भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, ना ही कार्यकाल ना ही वेतन का जिक्र किया गया है। इसके अलावा संविधान में जो है इसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के विवेकानुसार या फिर कह लें इच्छानुसार बना रह सकता है। तो आप कहेंगे कार्यकाल में तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह कार्यकाल पर बना रहता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनका कार्यकाल होता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को कभी भी हटा सकता है। वह राष्ट्रपति को चाहे तो कभी भी त्यागपत्र सौंप सकता है, लेकिन परंपरा यह है कि जब सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद जब त्यागपत्र दे दे तो उसे भी बदल दिया जाता है। महान्यायवादी भी उस वक्त त्यागपत्र दे देता है, और या फिर कह लें कि उसे त्यागपत्र दे देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति जो होती है वो सरकार की सिफारिश से की जाती है। अब अगर वेतन की बात कर लें तो संविधान में जो है निर्धारित नहीं किया गया है कि इसका वेतन क्या होगा, लेकिन राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी के वेतन एवं भत्ते हैं वो तय करते हैं, जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं। आइए अब हम इसके कार्य एवं शक्तियों की चर्चा करते हैं, जिसमें कि पहला है भारत सरकार को कानूनी सलाह देना। जब भी सरकार को किसी संवैधानिक या कानूनी मामलों पर सलाह चाहिए होता है तो महान्यायवादी की राय ली जाती है। तो भारत सरकार को जब भी कानूनी मसलों पर चाहिए सलाह या संवैधानिक मसलों पर तो महान्यायवादी से वो सलाह लेते हैं। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में केस लड़ना इनका कार्य होता है। किसी भी सरकारी मामलों में वे भारत सरकार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 143 में इसका जिक्र किया गया है। किस अनुच्छेद में? 143 में कहा गया है, हालांकि कहा गया कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में किया गया जिक्र, लेकिन उसमें ये भी निहित है कि वह भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे कानूनी वकील के रूप में। अब है संसद की बैठक में भाग लेना। महान्यायवादी जो होते हैं वो संसद के बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन उनको जो है वोट करने का अधिकार नहीं होता है। अगर किसी बिल पर वोटिंग होता है पक्ष या विपक्ष में तो वो किसी भी मतलब पक्ष में वोट नहीं कर सकते, लेकिन संसद के किसी भी सदन में वो बैठ सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अगला है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का पालन करना। अगर राष्ट्रपति कोई कानूनी कर्तव्य महान्यायवादी को सौंपते हैं तो उस वक्त महान्यायवादी का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसका पालन करे, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति मंत्री और कानूनी मंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं। तो इस वजह से कह लें कि सरकार के कर्तव्यों का पालन ये करते हैं महान्यायवादी। अगला है महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों तक पहुँच। तो सरकार की कानूनी मामलों और गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी महान्यायवादी को दी जाती है। तो कह लें कि कानूनी मामलों और गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी महान्यायवादी को दी जाती है। इस वजह से कहते हैं कि सरकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक महान्यायवादी की पहुंच होती है। अब देखते हैं इसके कुछ अधिकार एवं सीमाएं। अधिकार में अगर कह लें तो वो देश के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। पहला, वो देश के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। दूसरा, वे किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार की ओर से पक्ष रख सकते हैं। देश के किसी भी कोर्ट में, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में या फिर कह लें सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ केस करता है तो उस वक्त सरकार की ओर से महान्यायवादी पक्ष रखते हैं। साथ ही वे संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह दे सकते हैं। तो सरकार के संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देते हैं। अब इसकी कुछ सीमाएं की बात करें
तो इनके सीमाओं में है, वे भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या केस नहीं लड़ सकते हैं। सरकार के खिलाफ वे केस नहीं लड़ सकते हैं या फिर कोई सलाह नहीं दे सकते हैं। साथ ही जिस मामलों में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना होता है उस पर वह टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सरकार की ओर से अगर वो किसी मामलों में पेश हो रहे हैं तो उस पर वो टिप्पणी कुछ नहीं करेंगे। साथ ही वे बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में किसी भी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते हैं। यानी आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते हैं अगर सरकार की अनुमति नहीं हो तो। अंतिम अगर कह लें तो बिना भारत सरकार की अनुमति के वे किसी परिषद यानी काउंसिल में या कंपनी के डायरेक्टर के पद पर नहीं उसका पद ग्रहण कर सकते हैं। मतलब किसी काउंसिल में नहीं जा सकते हैं, परिषद में नहीं जा सकते हैं या फिर किसी कंपनी के डायरेक्टर का पद वो धारण नहीं कर सकते हैं अगर सरकार की अनुमति ना हो तो। साथियों, ये था अधिकार एवं सीमाएं। अब हम देखते हैं कि प्रसिद्ध न्यायाधीश कौन कौन रहे हैं भारत में। तो पहला अगर कह लें तो MC सीतलवाड़ हैं, जो कि भारत के पहले महान्यायाधीश थे। कौन थे? पहले महान्यायाधीश। पहले महान्यायाधीश यानी महान्यायवादी थे, महान्यायवादी कह लें, पहले महान्यायवादी थे। उसके साथ ही 16 सोराबाजी जो है ये भी रहे हैं प्रसिद्ध महान्यायवादी। मुकुल रोहतगी रहे हैं और के वेणुगोपाल ये भी प्रसिद्ध महान्यायवादी रह चुके हैं। अभी जो है वर्तमान में R वेंकटरमणी हैं, जो कि 16वें महान्यायवादी है और ये 1 अक्टूबर 2022 से अब तक बने हुए हैं। कब हैं? 1 अक्टूबर 2022 से अब तक। कब में महान्यायवादी हैं? तो 16वें महान्यायवादी हैं। अगर पूछ ले आपसे कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है तो R वेंकटरमणी, या इसको कहीं कहीं लिखा जाता है R वेंकट रामणी जी। तो ये अभी वर्तमान में महान्यायवादी हैं। 1 अक्टूबर 2022 से अब तक ये बने हुए हैं और साथ ही ये 16वें महान्यायवादी हैं। तो साथियों, ये था भारत के महान्यायवादी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। दरअसल ये पद जो है भारत सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और देश की न्याय प्रणाली में इसका अहम योगदान होता है, इसलिए इस पद का सृजन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।